लेट नवंबर 1999। लाहौर पुलिस अपनी डेली की रूटीन ड्यूटी पर थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अब से कुछ देर बाद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरा पाकिस्तान हिल जाना था। लाहौर पुलिस अपना मेल बॉक्स चेक करती है, जहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है। कोई आम लेटर नहीं, बल्कि एक खौफनाक कन्फेशन। मेरी गिनती 100 पर ख़त्म होती है। यहाँ मेरा मिशन पूरा हुआ। मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं 100 बच्चों की माँओं को रुलाऊंगा और उनके बच्चों को बगैर कफन के कटर के ज़रिए इस दुनिया से भेजूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस लेटर में 100 बच्चे जो कि विक्टिम्स थे, उनका नाम, पता, पूरी डिटेल तस्वीर के सबूत के साथ मौजूद थी। और इस सब के आखिर में एक अनजान घर का एड्रेस दिया हुआ था, 16 बी रावी रोड। डीएसपी तारिक कंबो अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को लेकर इस पते पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा नॉक करने पर घर के अंदर से 38 साला जावेद इकबाल नामी शख्स बाहर आता है। पुलिस जो इस लेटर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, जावेद इकबाल का हुलिया देखकर ये अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये उनके साथ कोई मजाक किया गया है, क्योंकि ये बज़ाहिर बीमार नज़र आने वाला शख्स क्या ही 100 बच्चों को मारेगा। अपनी तसल्ली के लिए कुछ सवाल करने के बाद पुलिस वहाँ से वापस आ जाती है। बट एट द टाइम दे हैड नो आइडिया डैट दे जस्ट हैड वॉक्ड अवे फ्रॉम द वर्स्ट सीरियल किलर ऑफ पाकिस्तानी हिस्ट्री। 22 नवंबर 1999 को डेली जंग न्यूज़पेपर के बाहर एक पैकेज बड़ा मिलता है, जो उस वक्त के डेली क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के हैंड ओवर कर दिया जाता है। इस पैकेज के खोलने पर चिश्ती साहब को 100 बच्चों की डिटेल्स, उनकी तस्वीर और एक लेटर मिला था, जिसमें सेम वैसी कन्फेशन की गई थी जैसी कि पुलिस को भेजे गए लेटर में की गई थी। आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको साथ उन तमाम बच्चों की तस्वीर और उनके बारे में मुकम्मल मालूमात मिलेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अखबार के ज़रिए से लोगों को बताएं कि मैंने क्या किया। मैं अपनी 32 सफ़ों की डायरी आपको दे रहा हूँ, जिसमें मेरे 100 बच्चों के कत्ल का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओ तो सब सबूत मिल जाएंगे। जब सबको पता चलेगा कि मैंने क्या काम किया है, तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। चिश्ती साहब के लिए ये एक चौंका देने वाला कन्फेशन था। उन्हें आज से पहले इस तरह का कोई पैगाम या उस तरह का कन्फेशन पैकेज नहीं मिला था। चिश्ती साहब इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उस लम्हे उनके दिमाग में 2 पॉसिबिलिटीज़ चल रही थी कि या तो जावेद इकबाल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और या तो उसने वाकई ही ये जुर्म किया है। वो बग़ैर टाइम ज़ाया किए उस मकान तक पहुंचते हैं जिस मकान का जिक्र उस ख़त में था। मकान पर पहुंचने पर चिश्ती साहब को वहाँ ताला लगा मिलता है। वो कुछ मायूस होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके साथ किसी ने घिनौना मजाक किया है, लेकिन फिर वो अपनी तसल्ली के लिए एक बार मकान की दीवार फैलाकर अंदर जाकर सच का पता चलाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन मकान के उस पार जो मंजर वो देखने वाले थे, उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उस मकान में 85 जूतों के पेयर्स यहाँ वहाँ बिखरे मौजूद थे। एक बोरी जिसमें खून से लथपथ बच्चों के कपड़े मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ पर एसिड से भरे हुए कई सारे ड्रम्स मौजूद थे, जिनमें से गहरी गंदी बू आ रही थी, और एक आम इंसान का वहाँ पर खड़ा होना इंतहाई मुश्किल था। मैंने जब ड्रम खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जावेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। चिश्ती साहब हैरत की तस्वीर बने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर ही रहे थे कि उनकी नज़र दीवार पर लगे कुछ कार्ड्स पर पड़ती है, जिन पर यह तहरीर दर्ज थी कि मैंने कुछ बच्चों को जानबूझकर पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं किया, ताकि आपको मेरी बात का यकीन आ जाए। और अब मैं दरियाए रावी पर खुद को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये सब कुछ इतना भयानक और गैर यकीनी था कि इस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। बज़ाहिर ये किसी हॉलीवुड की हॉरर मूवी जैसा दिखता था, लेकिन ये सब कुछ हकीकत में पाकिस्तान की सरजमीन पर हो चुका था। अगले दिन ये खबर डेली न्यूज़ के फ्रंट पेज पर पब्लिश की जाती है, जिसमें 57 बच्चों की पिक्चर्स और उनकी डिटेल्स दी जाती हैं। जिसके बाद इस मकान के बाहर लोगों का रश लग जाता है। सभी लोगों के लिए ये खबर एक अनहोनी थी, जो जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। इस घर के बाहर मौजूद लोग अपने अपने बच्चों के कपड़ों और जूतों की शनाख्त कर रहे थे और पूरी तरह से रो रहे थे।
हर तरफ चीखों पुकार थी, आओ भगा थी। और जावेद इकबाल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सीरियल किलर भाग चुका था और कोई नहीं जानता था कि वो भागकर कहाँ गया था अनटिल 29 दिसंबर 1999, जब जावेद इकबाल डेली न्यूज़ के दफ्तर के बाहर दस्तक देता है। अपने आप को सरेंडर करने के बाद ये बोलता है कि मैं हूँ जावेद इकबाल, जो 100 बच्चों का कातिल हूँ। मुझे इस दुनिया से नफ़रत है और मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगले कुछ ही घंटों में जावेद इकबाल की टेली जंग में मौजूदगी की खबर तमाम चैनल्स तक पहुँच जाती है और बहुत से रिपोर्टर्स वहाँ पर जमा हो जाते हैं जो जावेद इकबाल से सच जानना चाहते थे। जहाँ जावेद इकबाल इस होलनाक वारदात की डिटेल्स एक एक करके रिपोर्टर्स को देता है। बच्चे क्यों नहीं कत्ल किए? 100 क्यों? इंतकाम कर रहे थे ना, बिल्कुल। इंतकाम कर रहे थे। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता था। कितने पैसे? अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब, अथॉरिटीज़ को कॉल करके बताया जाता है और कुछ ही देर में वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस ऑफिसर्स आकर बिल्डिंग को घेरे में लेते हुए जावेद इकबाल को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है और इस पजल के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता करके जुड़ने लगते हैं और खौफनाक राजों से पर्दा उठता चला जाता है। जावेद इकबाल एक वेल्दी फैमिली से था। वो कुल 6 बहन भाई थे। जावेद इकबाल के घर वालों का कहना था कि वो बचपन से ही बहुत ज़हीन और चालाक था, लेकिन बहुत एग्रेसिव भी था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था अपने घर वालों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा था। वो अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करता रहता था। कभी कभी वो रात को अपने बहन भाइयों को उठाकर एक लाइन में खड़ा होने का कहता तो कभी बिला वजह उनसे लड़ पड़ता और कभी कभी तो वो खुद पर ही तशद्दुद करने लग जाता था। इस्लामिया कॉलेज से पास आउट करने के बाद जावेद के फादर ने उसे एक लोहे का बिजनेस सेट करके दिया था, जिस पर वो हमेशा बच्चों को हायर करता था, जिसकी एक वजह ये थी कि बच्चों को तनख्वाह कम देना पड़ती थी और दूसरी वजह बहुत ही भयानक थी जो आपको आगे चलकर पता चलेगी। जावेद की 2 शादियाँ हुई थीं, लेकिन उसकी एक्सट्रीम नेचर की वजह से उसकी दोनों शादियाँ ही चल नहीं पाई थीं। इस सब के बाद जावेद ने मोहल्ले में एक गेम्स की शॉप खोली थी जो मोहल्ले और आसपास के बच्चों के लिए एक लॉलीपॉप की तरह थी। जावेद इकबाल बेसिकली एक होमोसेक्सुअल शख्स था जो बच्चों से अट्रैक्ट होता था। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद बन गया था और वो थे बच्चे। वो बच्चों को बहाने बहाने से गेम शॉप तक लेकर आता, उनके साथ गलत हरकत करता। बेकार रहने की वजह से जावेद फाइनेंशियली वीक होता चला जा रहा था और इसके फादर की तरफ से इसको जायदाद में जो हिस्सा दिया गया था वो उसकी गलत एक्टिविटीज़ में लगकर ख़त्म हो चुका था। और अब हालात ये थे कि गेम शॉप पर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ की वजह से बच्चों के माँ बाप ने उन्हें शॉप पर जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद जावेद रुख करता है लाहौर का, जहाँ उसे एक परफेक्ट हंटिंग स्पॉट यानी दाता दरबार मिल जाता है, जहाँ ज़्यादातर बेकारी बच्चे खाने की तलाश में हर वक्त मौजूद रहते थे। ज़्यादातर यहाँ पर घरों से भागे हुए बच्चे मिलते थे, लेकिन जावेद की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसे यहाँ 18 साल का एक नौजवान लड़का मिलता है और यही लड़का आगे चलकर जावेद के इन जराइम का सबब बनना था जो उसने 100 बच्चों को मारने की सूरत में किए थे। जावेद इस लड़के को घर ले आया था। उसे नशावर अद्वियात खिलाकर जावेद ने उसके साथ हर गलत काम किया था। बच्चा बेबस था और इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन रात को जब जावेद सो जाता है तो वो लड़का उसके सर पर पिस्टल का बट मारकर अपना बदला चुका देता है और वहाँ से भाग निकलता है। पिस्टल के बट की ये हिट इतनी शदीद थी कि जावेद बुरी तरह से बिलबिलाने लगा था। उसकी चीखों पुकार सुन गली मोहल्ले के लोग इसके घर में जमा हो गए थे और उन्होंने जावेद को खून से लथपथ बिस्तर पर लेटे पाया। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके बाद जावेद पर करना साबित हुआ और उसे उस वक्त के लॉ के मुताबिक 100 कोड़े मारने की सज़ा दी गई थी। इस सज़ा के असर की वजह से जावेद 22 दिन तक हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहा था। इस वाक़े ने उसे इमोशनली तोड़ दिया था, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था
کہ یہ ایگریشن کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کے اندر موجود ایک جانور جاگ گیا تھا اور وہ بدلے کی آگ میں تڑپنے لگا تھا۔ ہاسپٹل میں قیام کے دوران اس کے گھر والے اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ وہاں صرف اس کی ماں موجود تھی جو اس کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی تھی اور پھر اسی صدمے میں دنیا سے چلی جاتی ہے۔ جاوید اپنا اور اپنی ماں کو رلانے کا ریونج لینے کے عزم کے ساتھ راوی 12 لاہور کے ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں سے۔ مئی 1999 سے جاوید یہ سلسلہ شروع کرتا ہے اور صرف 147 دنوں میں پورے شہر سے 100 بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اغوا کرنے والے بچے کی ایک تصویر لیا کرتا تھا، اسے باہر کسی اچھی جگہ سے کھانا کھلاتا، جس کے بعد اسے گھر لا کر اس کے ساتھ گھناؤنی حرکتیں کرتا، جس کے بعد ان کے گلے میں چین ڈال کر گلا دبا کر انہیں مار دیتا۔ اور وہ یہیں پہ رکتا نہیں تھا، اس سب کرنے کے بعد وہ اس بچے کی باڈی کو ایسڈ ڈرم میں ڈال کر جلا دیتا تھا۔ اینڈ دس کنٹینیو ٹو ہیپن ود 100 چلڈرن۔ اس کنفیشن کے بعد پولیس کی جانب سے بچوں کی باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل سٹارٹ ہوا تھا، جس میں صرف 57 بچوں کی لاشوں کی شناخت ہو سکی تھی، کیونکہ باقی باڈیز کو ایسڈ ڈرم میں اس حد تک ڈیزالو کیا گیا تھا کہ وہ شناخت قابل نہیں رہی تھیں۔ لاہور کی سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھیں، ہر طرف ایک عجیب سا خوف تھا۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیج رہی تھیں کہ کہیں ان کا بچہ جاوید اقبال کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ 18 فروری 2000 جاوید اقبال اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کورٹ میں پیش ہوا تھا۔ اب تک اس واقعے کو تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے اور جنگ میں اس کے دفتر میں ہزاروں رپورٹرز کے درمیان اور پولیس کے سامنے کنفیشن کرنے والا جاوید اقبال اپنی سٹیٹمنٹ سے پوری طرح مکر جاتا ہے اور خود کو کورٹ میں انوسنٹ ظاہر کرنے کے پینترے کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنی پہلی سٹیٹمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ اس نے یہ جھوٹا کلیم صرف اس لیے کیا تھا تاکہ لاوارث سڑکوں پر گھومنے والے بچوں کو کچھ اٹینشن مل سکے۔ دوسری سٹیٹمنٹ میں وہ کورٹ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ سب اس نے صرف اس لیے کیا کیونکہ اس کے گھر میں 20 لوگوں نے گھس کر ان 100 بچوں کا مرڈر کیا تھا، لیکن جاوید ان بچوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، اور اسی چیز کے گلٹ میں اس نے یہ کلیم کیا تھا۔ اینڈ ان ہز تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہی سیڈ دیٹ all it was a public stunt by him to get famous and gain attention. However ان سبھی اسٹیٹمنٹس کو کورٹ کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس ٹائم کے جج اس کو ایک ایسی سزا سناتے ہیں جس کے لیے وہ ویل ڈیزرونگ تھا۔ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جاوید اقبال کو لاہور کے ایک ویل نون پبلک پلیس پر لے جا کر پبلکلی اسی چین سے پھانسی دی جائے گی جس چین سے اس نے ان سبھی بچوں کو مارا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پھانسی دینے کے بعد اس کی باڈی کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے جنہیں باری باری ایسڈ میں ڈبویا جائے گا۔ اس سزا کا سننا تھا کہ بہت سی ہیومن رائٹس کی فورن NGOs اس سزا کے ڈیفینس میں اور جاوید اقبال کے حق میں بول پڑیں۔ ان کے نزدیک یہ ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرنے کے مترادف تھا، پھر چاہے جاوید اقبال کا جرم کتنا ہی بڑا ہو۔ فورن NGOs کے پریشر میں آئے بغیر مارچ 2000 کو جاوید کی یہ سزا کنفرم کرنے کے بعد اسے کوٹ لکھپت جیل اس کے ایک ساتھی جس نے جاوید کا کسی نہ کسی طرح سے اس سارے واقعے میں ساتھ دیا تھا کو سزا پر عمل درآمدی تک بھیج دیا جاتا ہے، جہاں دونوں اپنی سزا کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ 9 اکتوبر 2001 اس سارے ٹرائل کے 1 سال بعد رات 10 سے 2 کے درمیان میں کوٹ لکھپت جیل، جہاں دونوں قیدی اپنی پھانسی کا انتظار کر رہے تھے، جیل میں مردہ حالت میں ملتے ہیں۔ انیشیل رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ دونوں نے اپنی قمیضوں کے ذریعے سے پھندا لگا کر خود کو پھانسی لگائی تھی، لیکن کیونکہ اس دوران CCTV کیمراز بند تھے اور ڈیوٹی پر موجود اہلکار بھی سو رہے تھے، لہٰذا اس بات کو کنفرم نہیں کیا جا سکا کہ ان دونوں نے خود پھندا لگایا یا ان کو پھندا لگوایا گیا تھا۔ یہ کیس اپنے پیچھے ایک پوری داستان چھوڑ جاتا ہے جو ہمارے ملک کے جوڈیشل سسٹم اور اس سسٹم کی 100% ایکیوریسی پر کئی سارے سوال اٹھاتا ہے۔ اتنے بڑے مجرم کا اتنی بڑی جیل سے اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود مر جانا کئی سوالات چھوڑ گیا تھا، لیکن ان 100 بچوں کی ماں کے دکھ آج بھی تازہ ہیں جن کے بچے بے موت مارے گئے۔